तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th एंड 12th पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की एक बेहतरीन सी क्लास करेंगे, जिस क्लास में से आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रोज का, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर होने वाला है और जितने भी बच्चे आज की इस क्लास को करेंगे, यहाँ से एक मैसेज मिलेगा। वो क्या संदेश होगा? आपकी लाइफ के लिए संदेश होगा, तो उस संदेश को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे। तो चलते हैं चैप्टर के नाम को जानते हैं कि भाई इस चैप्टर का नाम है वी आर, यानी हम हैं, नॉट अफ्रेड, डरे हुए नहीं है, टू डाई, मरने से। तो अफ्रेड का मतलब क्या होता है भाई? डरना, है ना? इसका मतलब होता है डरना। और डाई का मतलब क्या होता है जी? मरना होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं, क्योंकि भी चैप्टर का नाम भाई कुछ ज्यादा ही लंबा है ना? तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो लिखा हुआ है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है, क्या होता है? साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब होता है साथ साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लाइनें एक बच्चे के द्वारा बोली गई हैं इसी चैप्टर के अंदर, जिसका नाम होता है जोनाथन, जो कि मात्र 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष के बच्चे के अंदर मरने का डर नहीं है। सोचो किस स्टेज पे होगा, किस सिचुएशन में होगा और कैसे उसने ये लाइनें बोली होंगी। हर एक लाइन को बेहतर तरीके से समझेंगे, तब जाके हमें ये चैप्टर की रियलिटी पता चलेगी। तो क्या सारे बच्चे एक्साइटेड है आज की इस बेहतरीन सी क्लास को करने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से बोलता हूं भाई राधे राधे, और इसी राधे राधे से करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो हम जानेंगे कि भाई इस चैप्टर के अब हमारे राइटर कौन है। बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन होती है कि सर इस चैप्टर के राइटर कौन कौन है, कौन कौन है। तो चलिए मैं आज क्लियर करता हूं कि इस चैप्टर के हमारे जो राइटर है वो कौन है। तो भाई इस चैप्टर के राइटर है गोल्डन कुक। कौन है? सारे बच्चे इनका नाम याद रखेंगे। कौन है भाई? गोल्डन कुक। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, गोल्डन कुक तो इनके मेन राइटर है। अच्छा, गोल्डन कुक मेन राइटर है, साथ ही में साथ ये नैरेटर भी है। मतलब इन्होंने ही पूरी कहानी को डिस्क्राइब किया है। क्लियर? इन्होंने ही पूरी कहानी को डिस्क्राइब किया है। और साथ में बताऊं कि भाई इसी में एक हमारे को राइटर भी है। सर ये को राइटर क्या होता है? को राइटर हु हेल्प द राइटर, जो राइटर की मदद करता है, जिनका नाम है भाई एलन ईस्ट। तो अब इस बात को आप अपने माइंड में सेट रखेंगे कि अच्छा सर, एलन ईस्ट का मतलब ये वो पर्सन है जिन्होंने इनकी मदद की ताकि ये चैप्टर अच्छे से लिखा जा सके। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया एक ही बार में? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। वाह, गॉर्डन कुक नहीं, बल्कि गॉर्डन कुक के साथ हमें एलन ईस्ट का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी मदद रही होगी, इनकी हेल्प मिली होगी, तभी जाके चैप्टर क्रिएट हुआ। इसी वजह से इनका नाम भी भाई आया है, तो हमें नाम लेना पड़ेगा। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम फाइनली बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ और एक एक करके सारी लाइनों को समझते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे मिलकर के एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि आपके दोस्तों की संख्या कम नहीं है। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा से जानता हूं कि आपके पास संख्या दोस्तों की बहुत है। तो आपको उन्हीं दोस्तों के पास से क्लास को फटाक से शेयर कर देना है, क्योंकि जब दोस्त आकर के यहाँ पढ़ेगा ना, तो अभी यहाँ पर समझेगा कि दोस्त की कीमत क्या होती है। ठीक है, चलते हैं भाई। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर में कौन है। हमारे इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर में कौन है? मेन कैरेक्टर, मुख्य चरित्र, यानी मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है जी? तो मुख्य पात्र में हमारे आते हैं द नैरेटर। कौन आता है? नैरेटर। और अगर बात करता हूं नैरेटर की, तो भाई वही आपको नाम याद रखना है। कौन नाम याद रखना है भाई? गोल्डन कुक। ये नाम याद रखोगे ना? जी सर, मैं भूलने वाला नहीं हूं। तो यहां पर सिर्फ आपको गोल्डन कुक का नाम याद रखना है एज अ नैरेटर। नैरेटर का मतलब होता है कथावाचक। क्या होता है जी? कथा वाचक। इसका मतलब ये हुआ सर कि इन्होंने ही पूरी कहानी को सुनाया है। जी हाँ, इनके द्वारा ही पूरी कहानी सुनाई गई है। कहीं ना कहीं ये एक ऑटोबायोग्राफी हो सकता है। क्लियर है जी? सर क्लियर है इतना। और हम जानते हैं कि भाई ये नैरेटर कौन है। कौन है नैरेटर? लिखा हुआ है अ मैन ऑफ ग्रेट करेज। भाई ये एक उस प्रकार के व्यक्ति है जिनके अंदर ग्रेट करेज, महान साहस है, यानी अधिक साहस। तो करेज का मतलब क्या होता है जी? करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, मतलब कि
गॉर्डन कुक के अंदर बहुत ज्यादा साहस है, और साहस का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज को करने की ताकत, हिम्मत, जुनून, जज्बा, है ना, और जो आपके अंदर है ना, जो आपके अंदर है। तो भाई ऐसा ही साहस हमारे गॉर्डन कुक के अंदर है। हु का मतलब यहां पर हो जाएगा जो, हु का मतलब हो जाएगा जो। हु प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब होता है साबित करना। हु प्रूव्ड, जिन्होंने क्या किया, साबित किया, यानी सिद्ध किया। ठीक है जी, सिद्ध किया क्या, टू बी द बेस्ट कैप्टन। ओहो, इन्होंने भाई अपने आप को साबित कर दिया कि ये भाई बेस्ट कैप्टन है। यहां पर कौन से कैप्टन की बात हो रही है, जो पर्सन नाव के अंदर है। ठीक है, अपने आप को बताते हैं कि हाँ वो बेस्ट है, लेकिन कैसे, ये सब चैप्टर के अंदर जानेंगे, ये सब चैप्टर के अंदर जानेंगे भाई। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। ये छोटी छोटी मीनिंग साथ साथ पढ़ते रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा जब भी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास ये मीनिंग काम आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ, क्लियर है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ द बेस्ट फादर, और अपने आप को भाई उन्होंने बेस्ट फादर भी सिद्ध कर दिया। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर के राइटर, नैरेटर गॉर्डन कुक हैं, वो कैसे आखिर बेस्ट कैप्टन बनते हैं और आखिर कैसे बेस्ट फादर बनते हैं। तो आर यू एक्साइटेड टू नो हाउ ही बिकेम द बेस्ट फादर? क्लियर है जी? हाँ सर, जान के रहेंगे कि कैसे हुए हैं ये बेस्ट फादर। क्लियर है जी? अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ। आज का हमारा ये दूसरा मेन कैरेक्टर है, यानी मुख्य पात्र में आती है कौन, जिनका नाम है मैरी। मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये गॉर्डन कुक की वाइफ है। कौन है भाई? ये गॉर्डन कुक की वाइफ है। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे ही आपके सामने मैरी शब्द आए, तुरंत आप इनके बारे में इमेजिन कर लेना ये कैसी हैं। क्लियर? क्लियर सर। तो हमारे सामने लिखा हुआ है शी इज द नरेटर्स वाइफ। ये जो है नरेटर की पत्नी है, और नरेटर कौन है यहाँ पर? गॉर्डन कुक है। तो यानी कि जैसे ही आपके सामने मैरी शब्द बोला जाएगा, आप तुरंत समझ जाओगे गॉर्डन कुक की वाइफ के बारे में बोला जा रहा है। आगे लिखा हुआ है कि शी सपोर्ट्स मतलब होता है साथ देना, सहारा देना। सपोर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? सहारा देना, या फिर हम बोल सकते हैं साथ देना, साथ देना। ठीक है जी, तो साथ देना हो गया। हर हस्बैंड्स मतलब पति के, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एस लग के आया है। ठीक है, हर हस्बैंड्स ड्रीम, यानी जो उनके पति की ड्रीम मतलब जो भी उन्होंने स्वप्न देख रखा है, जो करने की इच्छा बना रखी है, उसमें वो मदद करती हैं। एंड इम्प्रूव्स मतलब होता है सुधारती हैं हर सी स्किल, समुद्र कौशल। सी स्किल का मतलब समझ रहे हैं? समुद्र कौशल। ये क्या होता है सर? समुद्र कौशल क्या होता है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल बताता हूं समुद्र कौशल क्या होता है। तो समुद्र कौशल का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने नाव को कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, कैसे मूव करना है, हर एक चीजें बहुत अच्छे से जाननी होगी। उस पे उन्होंने काफी मेहनत करी, यानी इंप्रूव कराया, खुद को सुधारा, तब जाके वो इस स्किल को अपने अंदर लेके आई। क्लियर है? बहुत अच्छे से, हाँ जी, वेरी गुड, ओके जी, ओके, बहुत अच्छा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इतनी बातें तो हमें हो गई क्लियर, हमने 2 पर्सन के बारे में जान लिया, जोनाथन के बारे में जानना बाकी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जोनाथन ने ही वो लाइन बोली, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है ना जी? ठीक है सर। अब हम जानते हैं एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही बहादुर लड़की है, जिसका नाम है सुजैन। क्या नाम है जी? सुजैन। तो सुजैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द नरेटर्स 7-year-old डॉटर। अच्छा, ये हमारे नरेटर की 7-year-old डॉटर है, और नरेटर्स बोले तो वही हमारे गॉर्डन कुक। तो गॉर्डन कुक की ये 7 वर्ष की बच्ची है। ठीक है जी, बच्ची है। आगे मतलब हो गया हु डिस्प्लेज मतलब दिखाती है, डिस्प्लेज मतलब दिखाती है, शो करना। ठीक है, हु डिस्प्लेज यानी जो क्या करती है? दिखाती है, यानी बहादुर अपने आप को साबित करती है। हु डिस्प्लेज करेज, जो साहस दिखाती है थ्रू आउट दियर वेव्स मतलब होता है भाई समुद्री यात्रा। क्या होता है जी? समुद्री यात्रा। इस शब्द को याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, समुद्री यात्रा।
तो जब उन्होंने एक समुद्री यात्रा की ठानी, उस यात्रा के दौरान ये 7 वर्ष की लड़की जिसका नाम सुजैन होता है, इसने क्या दिखाया? इसने करेज दिखाया, इसने भी साहस दिखाया। 7 वर्ष का बच्चा जो रोने से फुर्सत नहीं पाता, वो 7 वर्ष की बिटिया क्या दिखाती है? करेज दिखाती है, हिम्मत दिखाती है, जज्बा दिखाती है, जुनून दिखाती है ना, ताकि वो इस समस्या से बाहर निकल के आए। तो हमने 3% के बारे में जाना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो कुछ ज्यादा हैं। अब हमारा अगला जो मेन कैरेक्टर आता है, उसमें पर्सन आता है जोनाथन। इसका आप कहीं ना कहीं जिक्र जरूर सुनेंगे, सुजैन का भी आएगा, लेकिन इसी की वजह से चैप्टर का नाम पड़ गया वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। चलिए जानते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई आखिर इस कैसे पढ़ता है। जोनाथन, ही इज द नरेटर्स 6 ईयर ओल्ड सन, मतलब ये हमारे नरेटर का 6 वर्ष का बच्चा है। वो 7 वर्ष, ये 6 वर्ष, याद रखिएगा। हु मतलब जो, सोज दिखाता है, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, इमेंस मतलब होता है अत्यधिक, यानी ज्यादा से ज्यादा, अत्यधिक। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, यानी साहस बोल सकते हैं, ठीक है, साहस। एंड ऑप्टिमिज्म, यानी कि भाई आशावाद। ये आशावाद क्या होता है? आशावाद का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या होता है भाई? पॉजिटिव थिंकिंग। यानी इतनी भी विपत्ति में इन्हें इतनी ज्यादा आशावाद हो गया, इतनी ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग थी, क्योंकि एक चीज आपको लाइफ में याद रखना पड़ेगा, समस्या अगर आपके सामने गंभीर है तो अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा। तो यहाँ ये लोग ना अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो इन्होंने भाई स्ट्रेंथ दिखाई, ऑप्टिमिज्म दिखाया, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, इस कठिन समस्या में भी उन्होंने अपने अंदर के साहस को बाहर दिखाया। क्लियर हो गया? हमने जोनाथन के बारे में जाना। चलिए 2 पर्सन हमारे और भी इसमें छूटे हुए हैं, जिनका नाम है लैरी विजल। ये लैरी विजल कौन है जी? लैरी विजल कौन है? तो भाई ये कौन है? एन अमेरिकन, एक अमेरिकन है। ये एक अमेरिकन है हु ज्वाइंस, जो ज्वाइन करता है द नरेटर एंड मैरी, जो नरेटर और मैरी को ज्वाइन करता है, मतलब उनके साथ यात्रा को आगे बढ़ाता है। और कहां? एट केप टाउन। भाई केप टाउन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन्होंने दोनों लोगों को कहां पर ज्वाइन किया? तो इन्होंने केप टाउन में ज्वाइन किया। आगे लिखा हुआ है टू हेल्प, मदद करने के लिए, देम मतलब उनकी, और किनकी भाई? मैरी और हमारे नरेटर गॉर्डन कुक की। टैकल, टैकल मतलब होता है सामना करना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, सबसे खराब समुद्र, ठीक है, सबसे खराब, यानी इंडियन जो ओशन था उससे बाहर निकलने में ये पर्सन मदद करता आके, ताकि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आया जाए। और मैं आपको अभी बता देता हूं, जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हैं, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है, यहीं से क्वेश्चन बन के गए हैं, इसी चैप्टर से बन के गए। तो इसका मतलब बी सीरियस, सीरियस हो जाओ, ये चैप्टर आपके काम आने वाला है। ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए इतनी बात। आगे बताते हैं एक और पर्सन, जिसका नाम क्या है भाई? हर्ब्स सिगलर। भाई हर्ब्स सिगलर के बारे में याद रखिएगा। ये भी पर्सन कहां से है भाई? ये स्विस, एक स्विट्जरलैंड के व्यक्ति हैं। कहां के? स्विट्जरलैंड के। तो हु मतलब जो, ऑल्सो ज्वाइंस देम, यानी ये भी उनको ज्वाइन करते हैं। और किनको? गॉर्डन कुक और मैरी को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। और कहां? एट केप टाउन, मतलब ये भाई कुशल नाविक होते हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों मैरी और गॉर्डन कुक के साथ आगे की जर्नी को बढ़ाते हैं। टू हेल्प, इसलिए कि टू हेल्प, मदद कर सके, देम मतलब उनकी, और जैसे देम आया समझ गए आप, क्रॉस द साउथर्न इंडियन ओशन, यानी दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में ये उनकी मदद करते हैं। सर हमने सारे कैरेक्टर को अच्छे से जान लिया, सर क्लास के स्टार्टिंग टाइम कंफर्म कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि भाई ये सब चीजें भी जब क्लास का एंड होगा, मैं आपको टाइम टेबल दे के जाऊंगा, उसी टाइम टेबल से मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है जी? ओके सर, एक मोटिवेशन सारी मेरे को नहीं आती, इधर आप टाइप करो, मैं
पढ़ दूंगा आपकी मोटिवेशन सारी, ठीक है। चलो हम अब आगे चलते हैं, और अब भाई सारे बच्चे बिल्कुल शांत अवस्था में हो करके इस कहानी को सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप जितने ही अच्छे से इसे सुनने का समझने का प्रयास करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये कहानी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ये कहानी एक रियल घटना है, और इस घटना को हमें सुनना भी है और ऐसे ही फील भी करना है कि क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम। क्लियर है जी? क्लियर है, ओके। देखो भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है द स्टोरी, अर्थात ये कहानी। और कौन सी कहानी आपको पता है जी? आपको पता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग प्रोज के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं सर, ठीक है जी। तो द स्टोरी यानी ये जो कहानी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी जो कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज अ टेल। टेल का मतलब भी होता है कहानी, या भी एक कथा है, या भी एक क्या है, कहानी है, ठीक है जी। यह भी एक क्या है, कहानी है। और कहानी किसकी है? ऑफ करेज, यानी करेज, साहस की। किसकी कहानी है? साहस की कहानी है। मतलब हम जो आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी के अंतर्गत हम जानेंगे कि वास्तव में साहस होता क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि भाई लव, प्रेम के बारे में जानेंगे कि भाई लव क्या होता है, एंड फेथ, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि फेथ आखिर विश्वास किसे कहते हैं और विश्वास क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस क्लास में जानने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है सोनबाई। सोनबाई जो दिखाया गया, सोनबाई जो दिखाया गया बाय अ फैमिली, एक परिवार के द्वारा, बाय अ फैमिली, एक परिवार के द्वारा, ऑफ द ऑथर, यानी जो हमारे लेखक हैं उनके परिवार के द्वारा। यहां पर क्या क्या दिखाया गया? यहां पर दिखाया गया भाई करेज क्या होता है, लव क्या होता है, और साथ ही साथ फेथ क्या होता है, ये सब कुछ दिखाया गया। क्लियर है जी इतना सबको अच्छे से? और आगे देखो, एंड हिज वाइफ एंड दियर 2 चिल्ड्रन, मतलब हमारे जो ऑथर हैं, हमारे जो लेखक गॉर्डन कुक हैं, और साथ में उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के द्वारा इस चैप्टर के अंतर्गत दिखाया गया कि वास्तव में साहस किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, और विश्वास किसे कहते हैं। तो आज आपको रियल मीनिंग मिलने वाली है, द रियल मीनिंग ऑफ करेज, लव एंड फेथ। ठीक है जी? तो सारे बच्चे रेडी है ना कि आज हम रियल मीनिंग जान के रहेंगे सर, वास्तव में मीनिंग क्या होती है करेज की। ओके जी, बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके कि हमारे साथ बच्चे बिल्कुल शांत अवस्था में पढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि दे सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है भाई जारी करना। दे सेट आउट, उन्होंने जारी करी, यानी कि कंटिन्यू, आगे बढ़ाया। क्या? ऑन अ जर्नी, उन्होंने एक यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने यानी दे का मतलब उन्होंने, और यहां पर जितने भी लोग हैं उनकी बात हो रही है। दे सेट आउट अ जर्नी टू डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब होता है भाई दोहराना। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है जी? दोहराना। दोहराना मतलब उसी काम को किसी ने पहले कर रखा था। तो डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, मतलब जो राउंड होता है यानी कि पूरा का पूरा विश्व का चक्कर लगाने का काम, इसे दोहराने के लिए वेव्स यानी समुद्र की जो यात्रा थी उसे वो दोहराना था। ये काम पहले हो रखा था। एंड आर कॉट इन मैनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एट सी। भाई जब ये काम उन्होंने किया है तो भाई सिंपल सी बात है कि विश्व का चक्कर लगाना सिंपल बात नहीं है। इस काम को करने के लिए सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, और उन चुनौतियों से हमें उन्हें फेस करना होगा। यहां पर आपको साफ साफ बताया गया कि दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वेव्स। समुद्र की यात्रा को दोहराने का निश्चय करते हैं। एंड और कॉट, और फंस जाते हैं। कॉट कैच की सेकेंड फॉर्म, एंड और कॉट, यहां पर क्या आया है भाई? कॉट, फंस जाते हैं इन मैनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थितियां, ठीक है। तो कई समस्याओं में उन्हें क्या होना पड़ा? उन्हें इन समस्याओं में फंसना पड़ा। तो आगे क्या है? द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं ऑफ द स्टोरी, कहानी के, गो थ्रू मैनी हाइस एंड लॉस। हाइस एंड लॉस इसका मतलब होता है संकट में, विपत्ति में। एंड चिल्ड्रन शो करेज, और बच्चों ने क्या दिखाया? शो किया करेज, और बच्चे यहां पर क्या करते हैं? साहस दिखाते हैं। एंड फेथ, और विश्वास दिखाते हैं, और विश्वास दिखाते हैं इन दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता पर।
वो 7 और 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से अपने माता पिता पर विश्वास दिखाते हैं एंड स्टे और रहते हैं अनटाइड, उन्हीं के साथ जुड़े हुए रहते हैं टिल, जब तक कि द फैमिली फाइंड द राइट प्लेस, जब तक कि उनके परिवार ने सही स्थान नहीं प्राप्त कर लिया तब तक वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल साथ साथ दे करके उनको साथ देते रहे, या फिर बोले तो अपने करेज की वजह से या अपने लव, अपने विश्वास की वजह से वो अपने परिवार की मदद करते रहे। तो हमें आज चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ क्लियर है अच्छे से। अब हम रेडी करते हैं कि भाई हम धीमे धीमे करके पूरे इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा जी। सर यूपी बोर्ड का रिजल्ट, तो भाई जो भी रिजल्ट है अभी आपको पता है कि भाई हमारा कल सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो देन इसी वीक में हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 24 या 25, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। अब हम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है कि अब हम जब जितनी भी लाइनें हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और जहां बोलूं कि ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए उसे आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई आप जब आंसर लिखेंगे बहुत आसान तरीके से आंसर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल परेशान मत, इससे बेहतर मोटिवेशन लाइन में लिख के लाया हूं, लास्ट में आपको दिखाऊंगा, क्यों परेशान हो। देखो इधर, द नैरेटर यानी जो कथावाचक हैं विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ जिनका नाम होता है मैरी। हमारे कथावाचक यानी गॉर्डन कुक, याद रखिएगा जैसे ही नैरेटर आए आप ये नाम याद रख लीजिएगा। तो गॉर्डन कुक विद हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी मैरी होती हैं, एंड 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे होते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं जिसमें से पहले का नाम है जोनाथन, जैसे ही आप जोनाथन का नाम पढ़ोगे 6 ईयर याद रखना, एंड सुजैन, और सुजैन 7 ईयर ओल्ड है, ठीक है। सेट सेल फ्रॉम, सेट मतलब होता है जारी करते हैं यानी शुरू करते हैं, शेल मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा। तो भाई ये सारे लोग मिलकर के समुद्री यात्रा शुरू करते हैं, और कहां से, ये डेट जगह याद रखिएगा, फ्रॉम प्लाईमाउथ। तो भाई आपको ये जगह याद रखनी है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड। भाई इस जगह से वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, इस जगह से वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और वो डेट क्या थी, 1976, यानी इस डेट को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, ठीक है, 1976, जो कि इनका एक प्लान था कि इन्होंने लगभग 16 वर्ष का टाइम दिया ताकि वो अपना ये सपना पूरा कर सके। सोचो एक छोटे से सपना, ये छोटा ना भाई ना, जिस सपने को पूरा करने में 16 वर्ष इन्होंने लगा दिए कि काश ये कर पाए, तो 16 वर्ष से उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे ना। तो यहां पर हमें बताया गया कि भाई ये यात्रा कहां से स्टार्ट हुई है, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू हुई है। टू किस लिए, टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए, डुप्लीकेट मतलब दोहराने के लिए, याद रखना दोहराने का मतलब क्या होता है, ठीक है, दोहराने के लिए मतलब ये काम पहले किया जा चुका था, ठीक है। टू डुप्लीकेट, दोहराने के लिए, द राउंड द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड मतलब जो विश्व का चक्कर है, और वो कैसे, यानी समुद्री यात्रा के थ्रू, समुद्र से यात्रा करके, इस यात्रा करके इस चक्कर को दोहराया जा सके। और ये काम पहले किसने किया था, मेड बाई, मेड बाई जो किया जा चुका था, मेड बाई जो किया जा चुका था, किसके द्वारा, कैप्टन जेम्स कुक। यानी अब हम इस नाम को भी याद रखेंगे, ये काम पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया जा चुका था, और कब भाई, 200 ईयर्स अगो, 200 वर्ष पहले, मतलब ये काम पहले 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया जा चुका था। मतलब ये एक महान प्राणी रहे होंगे जब इन्होंने अपना काम किया होगा, लेकिन हो सकता है मे बी उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़ा हो, इसीलिए मामला शांत था। लेकिन इनके साथ समस्या बहुत ज्यादा होती है, लोग मरते मरते बचते हैं। इसीलिए ये चैप्टर आप आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, है ना, कि भाई अगर हम फैमिली में हैं या फिर अगर कई लोग साथ में हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया से, ओके। अब हम चलते हैं कि भाई इसके बाद आगे क्या होता है। भाई इन्होंने ये पूरा सपना देखा, और ये सपना देखने में 16 ईयर लगाते हैं, कितने ईयर, 16 ईयर,
16 वर्षों का ये सपना था हमारे नैरेटर और उनकी वाइफ का कि उन्हें ये काम करना है। तो इस काम को फाइनली करने के लिए इनकी वाइफ अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करती हैं और हमारे जो नैरेटर हैं इन्होंने नाव को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की और नाव को हर सिचुएशन में चेक भी किया कि काम करेगी कि नहीं करेगी। तो इस तरीके से अपने इस प्लान को बना पाते हैं और फाइनली 1976 को ये यात्रा स्टार्ट करते हैं और यात्रा जो कि लगभग डिस्टेंस है इसमें दिखाया गया है 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी, लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा थी और इसे करने में उन्होंने लगभग 3 ईयर डिसाइड किया था। मतलब कि 3 वर्ष उन्हें केवल समुद्र में ही रहना था। 3 वर्षों का ये प्लान था, तब जाके ये यात्रा कंप्लीट होती। इसीलिए आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अगर ये 30 मिनट का काम होता तो क्यों ही पढ़ते, है ना। हम जितने भी चैप्टर पढ़े, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो या फिर 11th का हो, हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ जानते हुए आए हैं, है ना। तो हम इस चैप्टर में भी जानेंगे कि आखिर ये 3 साल कौन ऐसे प्लान कर सकता है, सोच ही नहीं सकता है। फिर देखो आगे क्या होता है। तो उसके बाद भाई वेव वॉकर, इसका नाम याद रखिएगा, यही वो उनकी बोट है, ठीक है। ये क्या है, उनकी बोट है, याद रखिएगा। वेव वॉकर यानी उनकी बोट है। अब प्रोफेशनली यानी बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ट बनाई जा चुकी है बोट, मतलब बड़े ही अच्छी तरीके से, प्रोफेशनली का मतलब जो नाव जैसी होती है समुद्र के लिए उसी तरीके से इसे तैयार किया और इसे खुद हमारे नैरेटर ने तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। क्लियर है, यानी दोनों ने मिल करके इस नाव को कंप्लीट किया, तभी तो 16 ईयर उन्होंने अपने स्पेंड किए। तो उसके बाद याद रखिएगा आगे क्या है, हैड बीन टेस्टेड यानी परीक्षण किया गया। टेस्टेड मतलब परीक्षण किया गया फॉर मंथ, कई महीनों तक, मतलब इसे कई महीनों तक इसका परीक्षण भी किया गया। और परीक्षण मतलब समझ रहे, जांचना, परखना। तो जांचा परखा गया और कहा, इन द रफेस्ट वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, रफेस्ट का मतलब होता है खराब, ठीक है। रफेस्ट मतलब क्या हो जाता है, खराब, मतलब कितना भी खराब से खराब मौसम रहा हो, हर मौसम में इसे जाके उन्होंने क्या किया है, चेक किया है, तभी जाकर के वो अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं 1976 में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भाई वेव वॉकर जो होती है वो भाई 30 मीटर लॉन्ग होती है, ये भी याद रखिएगा, 30 मीटर लंबी होती है, जिसे बनाने में 30 मीटर नहीं थी, 27, ठीक है। और पता है आपको, ये इसे बनाने में लगभग 30 टन, कितनी, 30 टन भैया वुड यानी लकड़ी का प्रयोग हुआ है। 30 टन इसमें लकड़ी लगी हुई है, तब जाके वो ये नाव तैयार कर पाते। बताओ, इतनी बातें क्लियर है? बहुत अच्छे से जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने चैप्टर बहुत पहले रिकॉर्डेड पढ़ रखा है, देन यू कैन रिवाइज, है ना। वो शब्द वो वाले तो नहीं रहेंगे ना, फिर से चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो भाई यहां पर पढ़ो और कुछ अच्छा सीखो। फिर अब देखो भाई आगे चलते हैं, फिर आगे क्या होता है जी, आगे क्या होता है, द इनिशियल पीरियड मतलब भाई शुरुआती दौर, इनिशियल पीरियड शुरुआती दौर, शुरुआती दौर का मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग, जब वो अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो द इनिशियल पीरियड मतलब जो शुरुआती दौर होता है ऑफ द 3 ईयर, 3 वर्षों का जो शुरुआती दौर होता है, प्लान जर्नी मतलब प्लान जर्नी, जो यात्रा योजना बनाई गई थी 3 वर्षों की, वो क्या होती है, प्रूव्ड टू बी क्वाइट प्लीजेंट, बड़ी ही आनंदमय, सुखद बोल सकते हैं ना, सुखद बोल सकते हैं, सुखद। तो कहीं ना कहीं जब शुरुआती समय था तो शुरुआती समय इनका बड़ा ही सुखद था। सुखद बोले तो मतलब उन्हें बड़ी मजा आ रही थी, भाई समुद्र के अंदर हैं वो और उनका परिवार, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल सी बात है, जब स्टार्टिंग की तो आसान था, लेकिन चीजें स्टार्टिंग में आसान थी, हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आ जाए, तो वही इनके साथ होता है ना। तो भाई यहाँ पर बोला गया था इनिशियल पीरियड मतलब शुरुआती दौर ऑफ द 3 ईयर प्लान जर्नी, 3 वर्षों की इस यात्रा का जो प्लान बने था, योजना बनी थी, उसका जो शुरुआती दौर था, प्रूव टू बी क्वाइट प्लीजेंट, बिल्कुल सुखद था, बड़ी ही वहां पर बड़ा ही आनंद था। लेकिन फिर आगे क्या होता है, देखो फिर आगे क्या होता है भाई,
धीमे धीमे करके ये पहुंचते हैं केप टाउन। कहां पहुंचते हैं जी? केप टाउन पहुंचते हैं। और केप टाउन पहुंचने पर इन्होंने डिसाइड किया कि शायद हमें किसी की हेल्प चाहिए, तभी हम जाके आगे चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति आखिर जग सकता है तो एक रेंज होगी भाई। एक दिन जग सकते हो, 2 दिन जग सकते हो, 3 दिन जग सकते हो। इसके बाद आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको नींद अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर समस्या यही है कि भाई इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चीजें आगे बढ़ सके। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वहां पर अमेरिकन लैरी विजल, हमने इनके बारे में अच्छे से जाना, जो अमेरिका के लैरी विजल होते हैं, एंड स्विस यानी स्विट्जरलैंड के हब्स सिगलर, इन दोनों लोगों को क्या करते हैं? ज्वाइंट, शामिल कराते हैं। ज्वाइंट मतलब क्या होता है भाई? शामिल कराना, शामिल कराना। ठीक है, तो भाई इनको शामिल कराते हैं देम एट केप टाउन। भाई इन्होंने अपने इन दोनों लोगों को, यानी लैरी विजल और हमारे हब सिगलर हैं, इन दोनों को कहां पर? केप टाउन में अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं, शामिल करा लेते हैं। किस लिए? टू हेल्प, ताकि ये रहेंगे तो मदद मिलेगी। देम टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। भाई इस वजह से, क्योंकि ये दोनों बड़े ही एक्सपीरियंस पर्सन है ना, इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे हम किसी भी सिचुएशन में बोट को हैंडल करेंगे, कैसे हमें उसे आगे बढ़ाना है, कैसे मूव कराना है, हर सिचुएशन से भली भांति परिचित है। इसीलिए इन दोनों लोगों को साथ में ज्वाइन करा लेते हैं। फिर तो भाई अब समस्या यही थी, इसीलिए कि भाई टू हेल्प देम, ताकि ये मदद कर सके, टैकल, सामना कर सके, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट, यानी विश्व का सबसे खतरनाक समुद्र। रफेश मतलब खतरनाक, खतरनाक। ठीक है जी, बहुत ही खतरनाक सी समुद्र था, द साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। भाई दक्षिणी हिंद महासागर जो सबसे खतरनाक था, इस समुद्र से सामना करने के लिए ये लैरी विजल और हब सिगलर को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई कि इन्होंने इन्हें कहां ज्वाइन कराया? केप टाउन में ज्वाइन कराया। अब देखो क्या होता है, फाइनली जब यहां से केप टाउन से निकलते हैं, तो केप टाउन से निकलने के बाद 3500 की डिस्टेंस ये बड़े ही आसानी से कवर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेहतर तरीके से सब चल रहा था। लेकिन कब तक? देखो भाई अब क्या होता है उसके बाद? द वेदर। अब वाली समस्या स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम आना शुरू होती है। लिखा हुआ है द वेदर, यानी जो मौसम है, बिगेन टू डेट्रियोरेट एंड द क्रू एक्सपीरियंस्ड फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ह्यूज वेव्स। अब देखो समस्या कि भाई अब समस्या ये थी कि जैसे ही वो केप टाउन से आगे बढ़ते हैं, 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। 3500 इतनी डिस्टेंस वो आगे कवर कर चुके थे। अब फाइनली मौसम बिगड़ चुका था, और समुद्र में जब मौसम बिगड़ता है तो वहां की सिचुएशन ये होती है, हर तरफ से वेव, लहरें नजर आती हैं, पानी ही पानी चारों तरफ, और पानी की लहरें, तो फिर क्या ही होना। ठीक है, कुछ भी वहां पर जीवित बचना पॉसिबल ही नहीं था इनके। ठीक है, तो अब यहां पर बोला गया द वेदर बिगेन टू डेट्रियोरेट, यानी खराब होने लगा, खराब होना, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। एंड द क्रू में एक्सपीरियंस, और जो क्रू एक्सपीरियंस यानी हमारे हैरी और हब्स, ये दोनों जो थे, ये क्या कर रहे हैं? फेस्ड, सामना करना। फेस्ड मतलब क्या होता है जी? सामना करना, सामना करना। इन्होंने क्या किया? सामना किया, और सामना किसका? स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाओं का, तेज हवाओं का सामना करते हैं। ह्यूज वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें, यानी ह्यूज का मतलब विशाल लहरें, यानी बड़ी बड़ी लहरों का इन्होंने क्या किया? सामना किया। तो भाई अब ये समस्या तो सामने आ चुकी है इनके, कि अब ये कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के बीच में आ चुके हैं। अब आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि समुद्र में आप इधर देखो या फिर इधर देखो, कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो अब यहां पर समस्या ये थी कि मौसम पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, हवाएं तेज हो चुकी थी, और बड़ी बड़ी लहरें उफान मचा रही थी।
फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि भाई एट डॉन ऑफ जनवरी 2 था, यानी कि भाई डॉन ऑफ जनवरी 2, भाई जैसे जैसे 2 जनवरी बीतती है, 2 जनवरी बीतने के पहले हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि भाई इसी बीच में इनका पड़ता है 25 ऑफ दिसंबर, यानी भाई जिसे हम क्रिसमस डे बोलते हैं, है ना। तो भाई इस डेट को ये भी बड़ी समस्या में थे, यानी प्रॉब्लम थी इनके सामने, समस्या से घिरे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने परिवार के साथ मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, बड़ी ही अच्छी तरीके से किया, यानी जो जो चीजें होनी चाहिए सब कुछ किए। तो सोचो उनके पास नाव जो थी वो काफी बड़ी थी, सारे लोगों के लिए अलग अलग कमरे वगैरह सब थे उसके अंदर, भाई 27 मीटर लंबी थी ना, जस्ट इमेजिन, वो छोटी मोटी नहीं थी, है ना। तो भाई उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं थी, खाने का सफिशिएंट, जितना भी जो भी चीजें जरूरत की थी सब रखी हुई थी, खाने पीने की हर एक व्यवस्था बढ़िया थी। तो भाई यहां पर इन्होंने 25 ऑफ दिसंबर को अपना क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। अब धीमे धीमे करके समस्या और गंभीर होती है, अब धीमे धीमे करके वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा अगला नया वर्ष था वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा था, यानी जो न्यू ईयर था वो हम सही से सेलिब्रेट नहीं कर चुके क्योंकि हम बहुत ज्यादा समस्या में थे। और 2 जनवरी को लिखा हुआ है एट डॉन ऑफ जनवरी 2, यानी 2 जनवरी को क्या होता है, द वेव्स, यानी जो लहरें थी वर जायंटिक, यानी जो लहरें थी बड़ी ही विशाल हो गई, बड़ी ही खतरनाक हो गई। तो अब भाई 2 जनवरी को उन लहरों की जो रेंज थी वो ज्यादा बड़ी हो गई। इन्होंने बताया कि जो लहरें थी वो हमारी मस्तूल, मस्तूल का मतलब मास्ट, मास्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे आपने देखा होगा एक ऐसे नाव होती है, नाव ऐसे होती है ना, लगभग ऐसे कुछ बनी होती है, ऐसे नाव होती है, और इस नाव में आपने देखा होगा कुछ ऐसे करके पर्दा सा लगा होता है ना, कपड़ा। तो इस कपड़े को इस रस्सी के सहारे क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। और इस कपड़े का काम क्या होता है जी, इस कपड़े का काम होता है, ये पूरा यहीं से बॉडी, ये पूरा यहीं से कवर होता है इतना, तो इस कपड़े का काम होता है ये हवा जिस दिशा में होती है उसी दिशा में इस नाव से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस नाव में जो ये मास्ट लगा हुआ है, मास्ट लगा हुआ है, इससे भी ऊपर लहरें आ रही थी। तो इस सबको देख करके उन्हें ना बहुत ज्यादा डर लग जाता है। द क्रू मेंबर, यानी वो दोनों पर्सन जो क्रू मेंबर थे, ट्राई टू स्लो डाउन, उन्होंने धीमा करने की कोशिश कर दी द बोट, यानी नाव को धीमा करने की कोशिश की, मींस वो जो रस्सियां लगी थी उनको छोड़ दिया ताकि वो जो टाइटनेस है ना वो कम हो जाए, इससे नाव क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। एंड प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिजास्टर, डिजास्टर मतलब विपत्ति, विनाश, संकट, है ना। इस विपत्ति से सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अभी अगर हम इससे सामना करेंगे तो हो सकता है कि नाव के साथ कुछ हानि हो जाए या फिर तेज हवाओं की वजह से नाव पलट जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने नाव की स्पीड को धीमा कर दिया और कैसे सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है इसके लिए खुद को तैयार करने लगे। क्लियर है, इतनी बात अच्छे से सभी को समझ में आ गई? ओके जी, बहुत बढ़िया। सर बेसिक से इंग्लिश पढ़ाओ, अभी तो ग्रामर पे आए ही नहीं भाई, चैप्टर में क्या ही बेसिक पढ़ा दूं, चैप्टर में तो आप वही पढ़ेंगे जो है ना। तो अब इसके अंतर्गत फिर क्या होता है, फाइनली फिर क्या होता है कि भाई धीमे धीमे करके लिखा हुआ है लेटर इन द इवनिंग, अब शाम हो गई, धीमे धीमे करके शाम होती है। ट्रेमेंडस यानी विशाल, भयानक, ठीक है, विशाल या फिर हम बोल सकते हैं भयानक। वेव का मतलब है लहर, रैक्ड मतलब होता है तोड़ देना द बोट, नाव को। अच्छा, जब जैसे ही शाम होती है इनको लगता है कि मौसम हमारा चारों तरफ से खराब हो रखा है, और मौसम की सिचुएशन यह थी कि बादल की गड़गड़ाहट, और इन्हीं के बोट के जस्ट पीछे इनको लग रहा कि बादल आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भाई प्रॉब्लम तब थी जब इन्होंने रियलाइज किया कि वो कोई बादल नहीं थे, वो बड़ी सी लहर थी जो कभी भी उनके नाव के ऊपर झपट सकती थी, और अचानक वो लहर आकर के नाव को झटका देती है। फिर क्या होता है कि देखो बोला गया लेटर द इवनिंग, शाम को अ ट्रेमेंडस वेव, एक भयानक लहर, एक भयानक लहर रेक्ड, तोड़ देती है द बोट, नाव को। इसने नाव को तोड़ दिया, तोड़ दिया का मतलब जो छोटा मोटा सामान था ना उस पर चोट पहुंचा दी। और उसके बाद क्या होता है,
थ्रोइंग द नैरेटर, जिसकी वजह से नैरेटर जो कि डेक पर खड़े हुए थे, डेक समझ रहे हैं कहां पर होता है ना, डेक मैं बताता हूं ना कहां पर होता है, देखो ना, ऐसे आपकी एक नाव होती है जी, ऐसे नाव होती है ना, और इस नाव को ये वाला जो पोर्शन होता है इसे डेक बोलते हैं, और ऐसे करके मस्तूल लगे होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से कपड़े लगे होते हैं और ये रस्सियों से बंधे होते हैं, ठीक है। तो इस डेक पर यहीं कहीं इनका स्टीयरिंग वगैरह जो भी बना होगा, इस डेक पर ये यहाँ पर आराम से खड़े थे, और अचानक से जब लहर आती है तो इसकी वजह से क्या होता है, नैरेटर इनटू द सी, मतलब जो नैरेटर होता है थ्रोइंग, झटके से उनको ऐसा लगता है कि वो समुद्र में पहुंच चुके, इतनी तेज नाव में झटका लगता है। देन तब ही वॉज टोस्ड बैक, टोस्ड बैक मतलब होता है धक्का देना, और बैक मतलब होता है वापस। फिर अचानक से इनको लगता है कि किसी ने मुझे वापस धक्का दे दिया है इनटू द बोट, और किसी ने फिर से मुझे धक्का दे करके वापस नाव में कर दिया है। अब ये जो समय रहा होगा, ये जो सिचुएशन नरेटर के साथ हुई होगी, नरेटर कैसे खुद को फील कर रहा होगा, क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, है ना, उसमें क्या सिचुएशन थी, सेम वही सिचुएशन यहां पर हमारे गॉर्डन कुक को हो रही है। तो यहां पर पानी से बचना बहुत ज्यादा इनके लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल था। फिर हाउएवर, हालांकि ही वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरीके से घायल हो गया। इंजर्ड मतलब क्या होता है भाई, घायल होना। अब इनके सर पर चोट लग गई, इनकी पसलियां तक टूट गई, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, दांत तक भी इनके टूट गए। सोचो ये दांत टूटना, पसलियां टूटना, तो चोट भयानक लगी होगी उस लहर की वजह से, इसलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया ट्रेमेंडस वेव, भयानक लहर, जिसकी वजह से इनकी नाव ही नहीं बल्कि इन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये तो सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, बाकी जो मेंबर है उनका क्या, बीच में दो छोटे बच्चे भी हैं, क्या उन्हें चोट नहीं लगी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें बस आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आखिर समस्या में फंसे हुए। फिर आगे इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, देखो जरा, कि भाई इन्होंने डिसाइड किया कि रियलाइजिंग दैट, उन्होंने महसूस किया, रियलाइज किया, महसूस किया, द बोट, ये जो नाव है ना, हैड टेकन इन वाटर, हैड बोट हैड टेकन इन वाटर इन इट्स लोअर पार्ट। उनको ऐसा लगा कि मानो इस पानी का जो निचला हिस्सा है वो कहां जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है। रियलाइज हो गया कि नाव कहीं ना कहीं चोटिल हो गई है, टूट गई है, और जिसकी वजह से नाव के अंदर अब पानी आ रहा है, और उसका पिछला एरिया मतलब जो लास्ट साइड किनारे बना हुआ है वो पानी के अंदर डूब रहा है, डूब रहा है। ही इंस्ट्रक्टेड, अब यहां पर इंस्ट्रक्टेड होता है मैरी, मैरी को टू टेक द व्हील। मैरी पहले से, मैरी आवाज लगाती है, सुनिए सुनिए हम लोग डूब रहे हैं। इस बात को सुन करके वो फटाक से अपने माइंड को नहीं खोता है और मैरी से कहता है टेक द व्हील, इस स्क्रू व्हील को, है ना, स्टीयरिंग व्हील को, टेक द व्हील, इसे लो यानी इसे थामो, एंड देन वेंट ब्लू डाउन डेक, और वो डेक के नीचे जाता है, और डेक का मतलब वो समतल के नीचे जाता है जहां पर उन्होंने रूम अरेंज कर रखे थे। उन्होंने अपने आप को जैसे ही बोला कि भाई अब हम डूब रहे हैं, अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो कहता परेशान मत हो, आपको इस व्हील को थामना है, स्टीयरिंग को थामना है, मैं नीचे जा रहा हूं, और खुद दौड़ के नीचे चेक करने जाता है। वहां सिचुएशन क्या थी, वहां सिचुएशन क्या थी, सारे बच्चे अब यहां पर पढ़ेंगे भाई वहां की सिचुएशन क्या थी। लैरी एंड हब्स, यानी वो दो क्रू मेंबर, यानी लैरी एंड हब्स पंप्ड आउट, पंप्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना, बाहर निकालना द वाटर, पानी को, दैट हैड एक्यूमुलेटेड इन द बोट। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है जमा होना, जमा होना। तो भाई वो जो पानी डेक में जमा हो गया था, सिंपल सी बात है, कुछ दरारें हो गई होंगी, कुछ होल्स हो गए होंगे, जिनके थ्रू पानी डेक के अंदर आना शुरू हो गया, और इसकी वजह से ये दो पर्सन लैरी और हब्स क्या कर रहे थे, पानी को किसी तरीके से उस बोट से बाहर निकाल रहे थे, और ये काम करने में वो बराबर जुटे हुए थे। इसे देख करके कहीं ना कहीं हमारे गॉर्डन को कुछ तो रियलाइज हुआ होगा, ये दोनों बेचारे बंदे कितनी मदद करने में लगे हुए हैं।
फिर ये दौड़ कर जाते हैं, चीजों को उठाते हैं कि अब हमें जल्दी से इसका पिछला हिस्सा रिपेयर करना होगा, अदरवाइज हम सब डूब जाएंगे। अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए जहां पर उसकी बेटी भी आती है, उससे भी पूछते हैं। बेटी ने साफ मना कर दिया, पापा मैं ठीक हूं, जबकि उसे गंभीर चोट लगती है। लास्ट में यह भी बताया जाता उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि उसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन कराने पड़े, इतना ज्यादा ब्लड जम चुका था। उस बेटी ने भी उस समय कहा कि पापा आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और पापा ने भी उसकी बातों को फिर नजरअंदाज कर दिया और तुरंत सारे सामान को उठा करके बोट को रिपेयर करने के लिए जुट जाते हैं। फिर देखिए क्या होता है। द नैरेटर, जो कथावाचक है, जो कहानीकार है, मेड सम रिपेयर्स, वो कुछ मरम्मत करते हैं। रिपेयर्स मतलब मरम्मत, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ मरम्मत करते हैं। एंड बिगन वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग मतलब पानी ना आ सके, वाटर प्रूफिंग द गैपिंग होल्स, जो छोटे छोटे होल्स थे उन्हें इस तरीके से बनाया ताकि वो जो पानी है वो उस बोट के अंदर ना आ सके। इसके लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी, पूरा ताकत लगा दिया, ताकि हम और हमारा परिवार, यानी वो और उनका परिवार, साथ में 2 क्रू मेंबर्स, उनको किसी भी तरीके से बचाया जा सके। सारे एफर्ट्स डाल दिए। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद क्या होता है भाई, देखो जल्दी से। इसके बाद फिर क्या होता है? द फैमिली मैनेज टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। द फैमिली यानी जो परिवार था, उन्होंने धीमे धीमे करके लगभग अपने 15 घंटे व्यतीत कर दिए। 15 आवर्स, यानी 2 जनवरी का वो दिन इतना खतरनाक था, धीमे धीमे करके 3 जनवरी आ गई, 15 आवर्स। बट लेकिन द नैरेटर न्यू, नैरेटर जानता था, उसे हर चीज बहुत अच्छे से पता थी, दैट की वेव वॉकर, जो उनकी नाव है ना, वुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई कि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनकी वेव वॉकर जो है होल्ड, साथ देगी फॉर लॉन्ग, ज्यादा लंबे समय तक। सिंपल सी बात है, जब उन्होंने नाव को रिपेयर किया होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया होगा कि ये हमारा साथ आगे देने वाली नहीं है, ये शायद इस क्रिटिकल कंडीशन में आगे नहीं जा सकती है। अपने मन में इनको पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर हिम्मत रखते हैं और सामने वाले जितने भी पर्सन होते हैं उन सबको सजेस्ट करते हैं कि हम सब बच जाएंगे, डोंट वरी, है ना। जिसमें इनका बेटा भी आता है, और बेटा इस कंडीशन में आता भी है, और बेटा आता है और कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन के बाद आता है, पापा से बोलता है, पापा क्या हम सच में मरने वाले हैं? तो इस बात को सुन करके हमारे जो नैरेटर होते हैं वो तुरंत अपने आप को अलग माइंड से करते हैं, नहीं नहीं बेटा सब ठीक है, हम बच जाएंगे। तो उधर से फिर जोनाथन, जो कि 6 ईयर ओल्ड है, कितने माइंड की बात करता है, बोलता है, पापा मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन हम सब अगर साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। हम, आप, मम्मी और बहन सुजैन, अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो जब 6 वर्ष का बच्चा इतना साहस दिखाता है ना, तो इस नैरेटर के अंदर एक फिर से आग होती है, और वो आग कि मुझे अपने परिवार को किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में अब बचाना है। ठीक है, तो देखो फिर क्या होता है। द नैरेटर, जो कथावाचक हैं, मेड सम कैलकुलेशन, अब वो कुछ भाई कैलकुलेशन करते हैं, कुछ गणना करते हैं, ठीक है, कुछ गणना करते हैं। एंड फाउंड, और पाया 2 स्मॉल आइलैंड, और उन्होंने 2 आइलैंड को डिसाइड किया। उन्होंने, है ना, उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से गणना की, ठीक है, ठीक है, उन्होंने पूरी गणना की, और गणना करने में पाया कि ये जो समुद्र है ना, 1,50,000 मीटर, इतने मीटर लंबा जो ये समुद्र है ना, चौड़ा, इसकी जो विड्थ है वो इतनी है, और इसमें ना मात्र 65 मीटर कहीं पर आइलैंड है, जो कि इतने चौड़े एरिया में इतना छोटा सा एरिया पाना इम्पॉसिबल। आप एक गांव के अंदर एक छोटी सी चींटी को फाइंड कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? फिर ये काम इनके लिए इम्पॉसिबल था। फिर भी ये कहते हैं कि द नैरेटर मेड सम कैलकुलेशन,
और उस कथावाचक ने कुछ गणना की एंड फाउंड और पाया 2 स्मॉल आइलैंड। उन्होंने देखा, जैसे अपने कैंपस वगैरह में देखा कि हाँ इधर आसपास कहीं 2 छोटे आइलैंड हैं। दे होप्ड मतलब होता है उम्मीद पाना, आशा पाना। टू रीच मतलब होता है पहुंचना, द नियरेस्ट मतलब करीब वाला आइलैंड। उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास का जो आइलैंड है जो सबसे करीब है वहां तो मैं पहुंच जाऊंगा। एक उम्मीद जगी कि हो सकता है मे भी काश हम वहां पहुंच जाए। ठीक है, और उस आइलैंड का नाम आपको याद रखना है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये नाम था, और इन्होंने उम्मीद लगाई कि शायद वो यहां पहुंच जाएंगे। अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रेंच का साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक बेस है। सुन, यहां पर कई कार्यक्रम मतलब उनके जो भी होते हैं कि समुद्र में क्या सिचुएशन है, वो एक साइंटिफिक बेस बना हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया कि शायद वो यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, शायद वो यहां पहुंच जाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से, बहुत बढ़िया से, ओके। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो भाई, फिर उसके बाद क्या होता है कि हाउएवर, हालांकि दियर रिलीफ मतलब आराम, और किनका, उन सब का जो आराम था वो शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटा था। मतलब उनके अंदर जो इच्छा थी, जो आशा थी, वो मात्र थोड़ी सी थी। द वेदर, जो मौसम था, डिटेरियोरेट एंड दियर सिचुएशन अगेन बिकम होपलेस। अब भाई वो जो मौसम था फिर से खराब होना शुरू हो गया। एंड दियर सिचुएशन, और उनकी जो स्थिति थी, अगेन बिकम होपलेस, फिर से निराशाजनक हो गई। उनको पता चल गया कि अब ऐसा संभव नहीं है, फिर से वही सिचुएशन। अब क्या होगा? तब तक क्या होता है भाई, जोनाथन्स फियरलेसनेस, निडर होकर के, फियरलेसनेस निडर होकर। तो अब फाइनली हमारे जोनाथन जी आते हैं और बिना डरे हुए फील्ड मतलब भर देते हैं द नरेटर मतलब कथाकार को विद डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प से। डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प से उन्होंने अपने पिताजी, जो कि यहाँ चैप्टर में नैरेटर है, उन्हें दृढ़ संकल्प से भर दिया। सिर्फ इतना करके, एंड करेज टू फाइट द सी, और इसके बाद उस नैरेटर के अंदर साहस आ जाता है समुद्र से लड़ने का। और यहां पर मैंने आपको बताई कि क्या बात बोले थे आखिर वो। जैसे जोनाथन आता है और अपने पापा से बोलता है, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? तो बात को काटते हुए पिताजी बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर से बोलता है, पिताजी मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर हम सब साथ हुए, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। सुन करके पिताजी के अंदर एक फिर से आग जलती है और वो साहस आता है और कहते हैं कि फाइट टू सी, मैं समुद्र से फाइट करूंगा और अपने परिवार को बाहर निकालूंगा। अब क्या होता है उसके बाद, जब एक फिर से आग जलती है, वो आग फिर क्या करती है, चलिए देखते हैं मिलकर के कि भाई फिर क्या होता है। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश जब ये बातें बोलते हैं कि उसका बच्चा बोलता है कि क्या हम मरने वाले हैं, वो तुरंत सारा माइंड छोड़ करके फिर से डेक पर आता है और फिर से कैलकुलेशन करता है कि आखिर किस तरफ वो आइलैंड है। फिर वो ना क्रू मेंबर्स थे, उनको सजेस्ट करता है कि एक काम करो ना, इसे 185 डिग्री मोड़ दो। पहले वो उसे मोड़ देते हैं, और मोड़ने के बाद वो वहां से आकर के नीचे आकर के अपने डेक पे सोने की कोशिश करता है, मतलब क्योंकि थका हुआ बहुत था। पहले जब सोने की कोशिश करता है, फिर धीमे धीमे क्या होता है, फॉर्चुनेटली भाग्यवश दे मैनेज्ड, उन्होंने हैंडल कर लिया टू फाइंड एम्स्टर्डम। पहले उन्हें एम्स्टर्डम मिल गया। दैट इवनिंग, उस शाम उन्हें एम्स्टर्डम मिल जाता है। अब यहां पर बोला जाता है कि भाई जब वो सो रहा होता है तो वहां पर उनकी बेटी सुजैन जाती है और सुजैन कहती है, पिताजी यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। तो पिताजी उधर से बात को कट करते हुए कि नहीं बेटा, अभी हम बहुत कठिन समस्या में हैं। तो फिर से एक आवाज आती, नहीं, यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो, आप अच्छे कप्तान भी हैं।
यहाँ पर ये बातें जो बोली जा रही हैं जोनाथन और सुजैन के द्वारा, हमारे गॉर्डन को कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा है। फिर बात को काटते हुए गॉर्डन को समझाते हैं कि बेटा अभी हम बहुत बुरी समस्या में फंसे हुए हैं और कभी भी हम लोग मर सकते हैं। तो फिर से उधर से आवाज आती है, पिताजी हमने आइलैंड को फाइंड कर लिया। ये शब्द सुनते ही गॉर्डन को की चीख निकलती है कि क्या सच में? तो उधर से बोलते हैं, हाँ पिताजी हमने आइलैंड फाइंड कर लिया। ये सुनते ही वो दौड़ के डेक पर जाता और देख रहा होता कि उनके सामने ही आइलैंड था, यानी डूबते को तिनके का सहारा। 150 लाख किलोमीटर की जो वो डिस्टेंस थी, उसके बीच में 65 किलोमीटर का वो आइलैंड उनके लिए तिनका था, है ना। फिर क्या होता है कि भाई इट फेल्ट लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड। भाई वो उनके लिए सबसे सुंदर आइलैंड था, द्वीप था। आइलैंड मतलब क्या होता है? द्वीप। और इन्होंने बताया ये एक ऐसा एरिया था जो ज्वालामुखी की वजह से बन करके तैयार हो गया था। दैट दे हैड एवर सीन, जो आज तक उन्होंने आइलैंड देखे उन सब में से ये सबसे खूबसूरत आइलैंड था, क्योंकि यहां उन्हें उनकी जिंदगानी वापस मिलती है। इस वजह से ये उनके लिए सबसे सुखद और सबसे सुंदर आइलैंड था। जब वो वहां पर जाते हैं तो वो रात वहीं पर बिताते हैं और बताते हैं कि अगले दिन वहां पर 28 जो वहां के निवासी थे वो अगले दिन उनके पास आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और फाइनली उन्हें सही रास्ता भी बताते हैं कि अब आपको किधर जाना है। तो ये रही पूरी की पूरी यात्रा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वह और उनका परिवार और उनके दोस्त नाविकों ने मिल करके कैसे इस कठिन समस्या को सुलझाया, कैसे वो वहां से अपने परिवार को बाहर निकालने में सक्षम होता है। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं देना चाहता हूं कि एक मैसेज, और वो मैसेज क्या है भाई? आज के इस चैप्टर से एक आपको बहुत बेहतरीन सा मैसेज मिलता है थ्रू द स्टोरी। इस कहानी से द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे, हमें देना चाहता है, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें देना चाहता है द मैसेज, एक संदेश देना चाहता है। संदेश कौन सा? दैट की। अब ये आपके लिए है संदेश, ध्यान से पढ़िए सारे बच्चे, संदेश ये आपके लिए है। और क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है इफ यू आर करेजियस, ऑप्टिमिस्ट एंड हैव टीम स्पिरिट। क्या बोला गया है? आपको बताया गया नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपके अंदर साहस है, उम्मीद है और एक टीम भावना में रह करके काम करने की आदत है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप किसी भी सिचुएशन में होंगे जीत के बाहर निकलेंगे। इसीलिए अपने अंदर संयम को बना के रखो, हर विपत्ति में, हर संकट में उससे लड़ने का प्रयास करो, घबरा के वहां से वापस नहीं आना है। अगर ये घबरा जाते तो शायद ऐसा हम चैप्टर ना पढ़ रहे होते। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि वास्तव में हमें भी किसी भी समस्या से घबराना नहीं है। अब समस्या बोले तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बच्चे हैं। आपके सामने पहली समस्या है कि भाई आपको क्लास 11th के एग्जाम की तैयारी करनी है, देन क्लास 12th की, फिर कंपटीशन लेवल में जाना है, जॉब की तैयारी करना है। तो ये सब आपके जीवन में समस्याएं ही हैं। इन समस्याओं से घबराना नहीं है, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, कभी इन समस्याओं को लेकर के निराश नहीं होना है, हमेशा समस्याओं को जीतने की कोशिश करना है, उन्हें कैसे भी करके हैंडल करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, यू कैन हैंडल, आप कर सकते हैं, तभी तो वो आपको समस्या दी गई है। अगर आप उस समस्या को सुलझा नहीं सकते हो तो आपको समस्या क्यों ही दी जाती है ना। गॉड हैड डिसाइडेड, भगवान ने निश्चय किया है कि आपको वही देंगे जो आपके लिए सही है, तो समस्या भी वही देंगे जो आप सुलझा सकते हैं। आई होप सब कुछ समझ चुके हैं आप। तो कैसा रहा ये आज का चैप्टर? सारे बच्चे आज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और मैंने पिछली क्लास में जितने भी आपके कमेंट्स थे सारे के सारे रीड किए। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो बाय योर कमेंट्स। कमेंट के माध्यम से जो प्यार दिखाते हो, कमेंट्स हमारे लिए सच में बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। तो फिर कैसा रहा
और आप जितने भी बच्चे हैं आप ये जरूर बताएंगे भाई क्लास कैसी रही, और जो भी इसके क्वेश्चंस हैं और जो भी हमारे लॉन्ग शॉर्ट आंसर हैं वो सारे के सारे ऐप में आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बेहतर है ना, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात तो कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, मैथ हो साइंस हो, जो भी जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो, अभी मुझे पता है आपके सामने वो भी एक समस्या है ना, आई नो वेरी वेल, समस्या है, लेकिन अब उस समस्या से आपको बाहर निकलना है, उसको लेकर के निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो उस समस्या से आपको निकलना है, कैसे निकलना है, क्या करना है, कैन कर सकते हैं। हंसो मुस्कुराओ, समस्या खुद परेशान होगी, यार मैं इतनी समस्या इसको देता हूँ ये हंसता रहता है ना? भगवान भी परेशान कि इसे इतनी समस्या देता हूँ फिर भी हंसता है, हटाओ समस्या देना बंद करो, इसको खुशियां दो, ठीक है जी। ओके, तो फाइनली बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।